बच्चों, कल हमने अध्याय 1 संसाधन एवं विकास पढ़ना शुरू किया और उसमें हमने नवीकरण योग्य संसाधनों के बारे में पढ़ लिया है। और इसके पहले हमने संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधन और साधन में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमारा पाठ पुनः चक्रीय संसाधनों पर समाप्त हुआ था, जो कि अनवीकरण योग्य संसाधन का एक भाग है। अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका कि नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। इसके दो भाग हैं, पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन में धातुएं आती हैं जिनको ठोक पीट कर उनका रूप परिवर्तन बार बार किया जा सकता है, क्योंकि उनका उपयोग का जो चक्र है वो बार बार किया जा सकता है, उनको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए पुनः चक्रीय संसाधन ये कहलाते हैं। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये धातुएं पुनः चक्रीय संसाधन में आती हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि पुनः चक्रीय संसाधन तो फिर से मिल जाते हैं, तो इन्हें अनवीकरण योग्य क्यों कहा जाता है। इन्हें अनवीकरण योग्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव के जीवन काल में इन धातुओं को पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इन धातुओं का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में हुआ है, अर्थात जब पृथ्वी सूर्य से विलग हुई थी उसके पश्चात पृथ्वी के निर्माण काल के दौरान इन धातुओं का निर्माण हुआ है। इसलिए मानव का जीवन काल इतना थोड़ा है कि मानव के जीवन काल में इन धातुओं का पुनः निर्माण होना संभव नहीं है। इसलिए हम इन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन का दूसरा भाग है अचक्रीय संसाधन, और जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, जैसे कोयला, इनको एक बार उपयोग में लाने के पश्चात हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। कोयले को जलाने के पश्चात राख प्राप्त होती है, हम कितना भी प्रयत्न कर ले कोयला प्राप्त नहीं होगा। पेट्रोल हमारी गाड़ियों में उपयोग लेने के पश्चात पुनः हमको प्राप्त नहीं होगा, वो जल जाएगा। इसलिए इसे कहा जाता है अचक्रीय संसाधन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का जो दो मुख्य प्रकार है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। उसमें प्राकृतिक संसाधनों में हमने नवीकरण योग्य संसाधन पढ़ लिए, अनवीकरण योग्य संसाधन पढ़ लिए। नवीकरण योग्य संसाधन के हमने दो प्रकार पढ़े, सतत और जैव। और जैव संसाधन के भी हमने दो प्रकार पढ़े, प्राकृतिक वन और वन्य जीव। अनवीकरण योग्य संसाधन के हमने दो प्रकार पढ़े, पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मानवीय संसाधन, अर्थात वे संसाधन जिनका निर्माण मानव ने किया है। मानव ने संरचनाएं बनाई हैं, अर्थात पुल बनाए हैं, नहरें बनाई हैं और सड़कें बनाई हैं। ये सारी संरचनाएं और मानव के द्वारा निर्मित वे सारी संस्थाएं जो कि निर्माण का कार्य भी करती हैं और मानव के लिए संसाधन बन चुकी हैं, ये सारी संस्थाएं मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती है। मानवीय संसाधन में मात्रा और गुणवत्ता भी आती है। अगर हम देखें कि मानव एक संसाधन है, इसी प्रकार से पशु संसाधन है। तो जो मानव गुणवत्ता युक्त है, सिर्फ मात्रा पर्याप्त नहीं है। जैसे किसी देश की जनसंख्या अगर बहुत अधिक है तो वो संसाधन तब तक नहीं बनेगी जब तक कि वह गुणवत्ता युक्त जनसंख्या नहीं होगी। गुणवत्ता युक्त जनसंख्या से तात्पर्य क्या है? ऐसी जनसंख्या जो कि आर्थिक विकास में अपना योगदान देने के काबिल हो, उसे कहते हैं गुणवत्ता युक्त जनसंख्या। अर्थात सिर्फ मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, मात्रा के साथ गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। और यही स्थिति, जो स्थिति मानव पर लागू होती है, वही स्थिति पशुधन पर भी लागू होती है, वही स्थिति फसलों पर भी लागू होती है। इस प्रकार मानव के द्वारा जो भी संसाधन बनाए गए हैं उनकी सिर्फ मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं।
इसी पेज पर आप प्रथम पृष्ठ खोलेंगे अपने पुस्तक का, तो आप पाएंगे उसमें संसाधनों के प्रकार बताए गए हैं, वर्गीकरण किया गया है संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर। जैसा कि अभी हमने जैव संसाधनों के 2 प्रकार पढ़े, वे नवीकरण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जैव और अजैव। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैव संसाधन वे संसाधन हैं जो कि जीवित हैं, जिनका विकास होता है, अपने आप होता है, भोजन वे करते हैं और उनका आकार प्रकार प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। और अजैव संसाधन कौन से संसाधन हैं? जो कि जिनमें जीवन नहीं है, वे अजैव संसाधन। उसके पश्चात दूसरा प्रकार है समाप्यता के आधार पर संसाधन। उसका हमने विस्तार से पढ़ लिया है। नवीकरण योग्य संसाधन इसका पहला प्रकार है और अनवीकरण योग्य संसाधन इसका दूसरा प्रकार है, जिसको हमने विस्तार से कल और आज में पढ़ लिया है। तत्पश्चात आता है तीसरा प्रकार संसाधनों का स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। फिर विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है: संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोश। बच्चों, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे पाठ अध्याय 1 के द्वितीय पृष्ठ पर। अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया है या फिर आपके पास पुस्तक है तो आप इसको देख सकते हैं। संसाधनों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। हमने जैव और अजैव संसाधनों के बारे में पढ़ लिया है। हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी हैं, छोटी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर विस्तार से मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसके पश्चात हमने समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों के बारे में भी काफ़ी कुछ विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम सीधे आते हैं इसमें स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उसको, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है, कि उसको बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जैसा अगर हम इनके नामों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही इनके अर्थ हमको बड़ी सरलता से समझ में आ जाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वे हुए जिन पर कि व्यक्तिगत स्वामित्व है। सामुदायिक वे संसाधन जिन पर कि समाज का जो है वह समाज का जिस पर अधिकार है। फिर राष्ट्रीय अर्थात जो राष्ट्र की संपत्ति है, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थात वो पूरे विश्व की संपत्ति है। ठीक है, अब ये बेसिक चीज़ को हमने समझ लिया। इसी को थोड़ा सा और हम विस्तार से समझ लेते हैं ताकि आपको उत्तर लिखने में सरलता हो। आपको इसमें बहुत छोटे छोटे से उत्तर लिखने हैं। तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में जो संसाधन हैं, जैसे हमारी खेती की भूमि, वो क्या हो गई? व्यक्तिगत संसाधन। हमारा मकान जिसमें हम रहते हैं, अगर वो हमारे माता पिता के नाम पर या हमारे परिवार का वो मकान है, तो वो क्या हो गया? हमारे परिवार का व्यक्तिगत संसाधन। इसी प्रकार से बाग, चरागाह, तालाब और कुएं जो हमारे घरों में, हमारे तालाब के, हमारे खेतों के अंदर है, ये सब कैसे हैं? व्यक्तिगत संसाधन। इसके पश्चात आ जाते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व, ऐसे संसाधन जिसका स्वामित्व समुदाय के हाथों में है, समाज के हाथों में है, वो कहलाते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे चारण भूमि अर्थात जहाँ पर पशुओं की चराई की जाती है, वे संसाधन क्या हो गए? सामुदायिक, समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन। फिर श्मशान भूमि, तालाब, ये सब क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है। पिकनिक के स्थल, खेल के मैदान, ये सभी के लिए उपलब्ध होते हैं समाज के लिए, इसलिए इनको कहा जाता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। इसके पश्चात आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन
वे संसाधन हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र का है, अर्थात किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार का जिस पर स्वामित्व नहीं है। देश की सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी जनता के हित में अधिग्रहित करके और उसे राष्ट्रीय संसाधन बना सके। आपने कई बार देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं या नहरें बनती हैं या जब बड़े बड़े पुल बनते हैं, तब जो निजी स्वामित्व के खेत होते हैं या जो भवन होते हैं या निजी स्वामित्व के कुछ स्थान होते हैं, बाग है, बगीचे हैं, उनका सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है और इस अधिग्रहण के पश्चात उस पर सभी के लिए उपयोगी वस्तु का निर्माण, उपयोगी संसाधन का निर्माण किया जाता है। जो ब्रिज बनते हैं, आवश्यक नहीं है कि उसके लिए पहले से ही भूमि उपलब्ध हो, परंतु जब आम जनता की सुविधा को देखना होता है और जब आर्थिक विकास की गति को तेज करना होता है तो सरकार को इस प्रकार के अधिग्रहण करने होते हैं। शहरी विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहित करते हैं और उसके आधार पर वो विकास करते हैं। इसी प्रकार सारे खनिज पदार्थ जो हैं वे भी राष्ट्रीय संसाधन हैं। जल संसाधन, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे राज्यों में अलग अलग नदियों के नाम हम मानचित्र में देखते हैं, परंतु वे नदियाँ किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं है ना। तो इस प्रकार जो जल संसाधन है वो किसी एक राज्य की या किसी एक जिले की, किसी तहसील की संपत्ति नहीं होती, वरन वह पूरे राष्ट्र की संपत्ति होती है। वन भी समस्त राष्ट्र की संपत्ति है, वन्य जीवन भी राष्ट्र की संपत्ति है। राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो सारी भूमि है वो राष्ट्र की संपत्ति है। 12 समुद्री मील तक का जो महासागरीय क्षेत्र है और इसमें पाए जाने वाले जो संसाधन हैं वो राष्ट्र की संपदा है। ठीक है, तो ये हुआ राष्ट्रीय संसाधन, अर्थात वे संसाधन जिसके ऊपर राष्ट्र का अधिकार है, सरकार का अधिकार है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम व्यक्तिगत तौर पर हमें भूमि दी जाती है, परंतु राष्ट्र के हित में सरकार इसे हमसे ले सकती है। ऐसा सामान्य तौर पर सबके साथ नहीं होता। आर्थिक विकास के लिए सरकार को ऐसा कभी कभार करना पड़ता है। उसके पश्चात हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसा हमने देखा कि राष्ट्र हित के लिए संसाधन होते हैं, उसी प्रकार कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जिनका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अब इसमें तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, इसे कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, है ना। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है तट रेखा, जैसे हमारे देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील तक की जो दूरी है वो कहलाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इसमें हमारे देश जो है उसका अधिकार है। उसके पार जो खुला महासागर है उस पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं होता और यहाँ पर संसाधनों का दोहन करना होता है, अर्थात 200 समुद्री मील के बाद अगर किसी समुद्री संसाधन का उपयोग करना है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी होती है ना। तो इस प्रकार ऐसे भी संसाधन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं संभावी संसाधन। संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में हैं, विद्यमान हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि भारत का जो पश्चिमी भाग है जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है और वर्षा भी बहुत कम होती है, आप समझ ही गए होंगे राजस्थान की बात चल रही है। और इसके अलावा राजस्थान और गुजरात दोनों में ही पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु वर्तमान तक संभावनाएं हैं, परंतु उनका विकास अभी वर्तमान तक नहीं हुआ है। इसके पश्चात आ जाते हैं विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता
और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। उन्हें कहा जाता है विकसित संसाधन। और इनका विकास पूरी तरह से तकनीक के स्तर पर निर्भर करता है। जितना ऊंचा तकनीक का स्तर होगा उतने ही विकसित संसाधनों की मात्रा अधिक होगी। इसके पश्चात आ जाते हैं भंडार। भंडार का अर्थ, जैसे हमारे घरों में भंडार होता है, किस लिए होता है कि जब हमें आवश्यकता होगी तब हम उसका उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से प्रत्येक देश जो है वह अपने लिए भंडार का एक निर्माण करके रखता है ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं, परंतु वर्तमान में उनकी पूर्ति, उनकी जो उपयोग है वो नहीं हो पा रहा है। बहुत से कारण हो सकते हैं। सरकार के जो आर्थिक समूह है अर्थात जो देश है वो उनको बचा कर रखते हैं भविष्य के लिए। फिर कई स्थानों पर ऐसा भी है कि भंडार तो उपलब्ध हैं, परंतु उन भंडारों का दोहन करने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक उपलब्ध नहीं है। कई जगहों पर ये भी स्थिति है कि वे पहुंच से बाहर है। ये सब भंडार में आते हैं। जल जो है, बहुत से स्थानों के जो जल हैं उनका उपयोग नहीं हो पाता है। प्राकृतिक गैसों का उपयोग नहीं हो पाता है। जहाँ पर भंडार हैं प्राकृतिक गैसों के, उनका उपयोग नहीं हो पाता है, वे भंडार में आते हैं। इस प्रकार उन्नत तकनीक के ज्ञान के अभाव में भंडार जो हैं वो भविष्य के लिए सुरक्षित हैं। इसी भंडार से ही मिलते जुलते हैं संचित कोश। भंडार का ही ये हिस्सा है और तकनीकी ज्ञान की सहायता से इनको प्रयोग में लाया तो जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया गया है। नदियों से जल विद्युत पैदा की जा सकती है, परंतु वर्तमान में सीमित इसका जो है उपयोग हो रहा है। सीमित जो है जल विद्युत पैदा की जा रही है। जितनी संभावना है, जितना कोश है हमारे पास, उतना निर्माण नहीं हो रहा है। भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके पश्चात है संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है ना। न केवल जीवन यापन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु जब हमारे जीवन को हमको गुणवत्ता युक्त बनाना है, हम नित नए ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो हम और नए संसाधनों का उपयोग करते हैं, है ना। पहले हम सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन का उपयोग करते थे। अब हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। पहले सिर्फ कंप्यूटर थे जो टेबल पर लगे होते थे, अब लैपटॉप का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ऐसे अनेक असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें कि हमने अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमने संसाधनों का उपयोग किया। संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन प्रकृति की देन है, उनको हमने संसाधन बनाया। प्रकृति से हमने साधनों को लिया, तकनीक का उपयोग किया, संसाधनों को बनाया और हमने अपने जीवन को सरल सुगम बना लिया। परंतु समस्या यह उत्पन्न हो गई कि हमने अपने जीवन को सरल सुगम बनाने के लिए, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जीवन की जो है सरल बनाने के लिए हमने क्या किया, इन संसाधनों का मानव ने अंधाधुंध उपयोग कर लिया, जिससे कि अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब ये जो समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इन समस्याओं को हम देख